जी, कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 56। टॉपिक चल रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूडेड है जिनको हमने मैनेज करना सीखना है। और हमने इसकी कैलकुलेशन भी सीखी थी, रेशोज की। हमने ये सीखा वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम था जिनको मैनेज करना है वो है इन्वेंट्रीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये तीन चीजें। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री में तीन तरह की इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। और अगर रिटेल कंपनी है तो सिर्फ एक ही इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद हमने क्लास में क्वेश्चन के जरिए प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने ये सीखा कि हमने जो टर्नओवर रेशियोज कैसे कैलकुलेट करनी है, मटेरियल की टर्नओवर रेशियो कैसे, वर्किंग प्रोसेस की, फिनिश गुड की, और फिर इसी तरीके से डेटर्स और क्रेडिटर्स की टर्नओवर रेशियोज हमने कैलकुलेट करना सीखी। आज के लेक्चर में हम इस कैलकुलेशन की फर्दर इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे कि ये जो नंबर हमारे सामने आता है, जब भी हम कोई रेशियो कैलकुलेट करते हैं और नंबर सामने आता है, इसका मीनिंग क्या है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे इंडिकेट हो रही है इस नंबर से कि वो अच्छी जा रही है कि डाउनवर्ड जा रही है। और अगर परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जा रही है तो फिर हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कल के लेक्चर में कैलकुलेशन सीखी, आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसकी इंटरप्रिटेशन और स्ट्रेटजी मेकिंग सीखने जा रहे हैं कि जो नंबर हमारे सामने आएगा उस नंबर का मतलब क्या है और उससे हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे शो होती है, और अगर परफॉर्मेंस नेगेटिव है तो हमने उसको कैसे इंप्रूव करना है। इसी नेगेटिव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का नाम है मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब यही है, आपके वर्किंग कैपिटल में जो जो आइटम्स जिनमें प्रॉब्लम है उनको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। आपको होम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का पार्ट ए बेसिकली कैलकुलेशन से रिलेटेड था, पार्ट बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड था। आपको पार्ट ए मैंने कहा था आपने अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी अब क्लास में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और फिर इसके बाद आगे जो फर्दर हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो भी इसी क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 1 इसको हमने सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम मैनेजमेंट सीखेंगे, इन्वेंट्री की कैसे करनी है, डेटर की कैसे करनी है और क्रेडिटर्स की किस तरीके से करनी है। आज की आपकी होम असाइनमेंट हुई नहीं है, लेकिन आपने जो प्रीवियस मानने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनकी रिवीजन करनी है। आप कोशिश करेंगे दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग, कोई से दो दो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और हाँ, याद रहे आपको वो संडे को हमारा प्लान, संडे को हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। एक तो रिवीजन होगी हमारी, कुछ कंसेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्विक कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही टेस्ट होगा। इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट वीक में टाइम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, वो मोस्ट प्रोबेबली 12 से ऑनवर्ड होगा कोई, ठीक है, 12 से ऑनवर्ड मोस्ट प्रोबेबली जोहर के बाद का टाइम होगा, ठीक है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल सैटरडे को आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूं। जी, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दी है। क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल आर कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन पेमेंट फॉर परचेज मटेरियल एंड द रिसीट ऑफ पेमेंट फ्रॉम सेलिंग द गुड्स मेड विद द मटेरियल। अभी पहले हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन बता रहा है। कह रहा है जब आप सामान खरीदते हैं तो सामान खरीद के उसकी पेमेंट से लेके उसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, सेल करने के बाद कलेक्शन तक जितने दिन लगते हैं उन्हें हम कहते हैं ये हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल जनरली जितना शॉर्ट हो उतना बिजनेस के लिए बेहतर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एक बिजनेस का अगर एक साइकिल फर्ज कीजिए वो खत्म होता है 180 डेज में, तो पूरे 180 डेज में वो जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है परचेज से लेके सेल करने तक, इसका मतलब ये हुआ साल में वो 2 दफा ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को, इन्वेंट्री को कितने अरसे में मैन्युफैक्चर करके सेल कर देते हैं और कलेक्शन ले लेते हैं। और अगर फर्ज कीजिए ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल 90 डेज है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक साल में 4 दफा जो कैश है वो जनरेट कर रहा है अपने ऑपरेशन से। इसका मतलब है जो उसका प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
अगर एक कॉलेज की एग्जांपल है, हम अपने सीए कॉलेज की, इसमें जो कैफ का एक सेशन होता है वो 6 महीने का होता है, रेगुलर सेशन। तो आप मुझे बताइए इसमें जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितने डेज का होगा इस कॉलेज का? कैश ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स यानी 180 डेज का, और एक साल में कितनी दफा होगा? 2 दफा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो लेकिन यही अगर फर्ज कीजिए कैश ऑपरेटिंग साइकिल 3 मंथ्स का हो जाए, बताइए इसका कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अब सारा साइकिल जो है वो साल में 4 दफा हो रहा होगा, यानी 3 महीने का सेशन है। नो डाउट टीचर्स को भी या दूसरे स्टाफ को भी उन्हीं 3 महीनों में पेमेंट करनी पड़ रही होगी, लेकिन स्टूडेंट से भी कलेक्शन उन्हीं 3 महीनों में आ रही होगी, तो जो प्रॉफिट है वो फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है। यानी कैश ऑपरेटिंग साइकिल का कम होना, रिड्यूस होना कंपनी के लिए बेहतर है, और इसका हायर होना, इंक्रीज होना कंपनी के लिए नुकसानदेह है। तो ये हमें उसने डेफिनेशन बताई, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है। टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनुअल अकाउंट्स ऑफ एनडीटीएम फॉर द पास्ट 3 इयर्स। कह रहे पिछले 3 सालों में का रिकॉर्ड ये है। उसने क्या, अच्छा सबसे पहली चीज देखिए, उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमारी या तो वर्किंग कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल की रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी है, जल्दी से बताइए रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन हमारे किस काम आती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? हम उसमें रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग प्रोसेस रेशियो कैलकुलेट करने फार्मूला क्या होता है रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। अच्छा, अकाउंटिंग में शायद आप रेशियो पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था शायद किसी लेक्चर में कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ असूल होते हैं। अकाउंटिंग में शायद आपने ये फार्मूला पढ़ा हो तो एवरेज फिगर को यूज किया होगा, ऐसे ही है। अकाउंटिंग में एवरेज फिगर को यूज कराते हैं ना, खासतौर पे जो बैलेंस शीट की फिगर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन करनी है, याद रखे तो हमने क्लोजिंग बैलेंस को ही लेके आगे चलना है। उसकी रीजन मैंने कल बात भी आपको बताई थी कि हमने लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है। आप ईयर 3 की एवरेज फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? 3 और 2 का डिवाइड कर दे 2 से। 2 की एवरेज फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? 2 और 1 की एवरेज फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चूंकि कंपैरिजन हमने तीनों सालों का करना है, तो इसीलिए अगर हम 2 को रखते हैं एवरेज के ऊपर और 1 को हम सिंगल रखते हैं तो फिर वो कंपेरेबल नहीं रहेगा रिजल्ट, कंपेरेबल। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर तीनों सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा मुझे सोच के बताइए, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन आसान हुई कि मुश्किल हुई? आसान हो गई, क्योंकि असल में वो हमसे स्ट्रेटेजी बनवाना चाह रहा है, वो हमें काउंटिंग में कैलकुलेशन में एक्सपर्ट नहीं करना चाह रहा। काउंटिंग का तो काम ही है आपको कैलकुलेशन में एक्सपर्ट करना है, लेकिन फाइनेंस का काम आपसे डिसीजन मेकिंग करवाना है। वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका फोकस ज्यादा है, तो इसलिए कैलकुलेशन में उसने हमें थोड़ी सी राय दे दी। उसने कहा भाई क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी, हालांकि मोर एक्यूरेट यही है कि एवरेज फिगर को कैलकुलेट किया जाए, मोर एक्यूरेट यही है, लेकिन चूंकि उसका फोकस स्ट्रेटजी मेकिंग के ऊपर है, उसने कहा एवरेज फिगर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेशन करो काफी है, क्योंकि ट्रेंड वही आएगा। आप एवरेज फिगर्स को भी यूज करेंगे ना तो ट्रेंड वही आएगा। तो वो कहता है जी ट्रेंड अगर वही है तो हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन की तरफ डिटेल जाने की जरूरत नहीं। तो यहां पे भी हम कैलकुलेशन क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे ही कर रहे होंगे। फिनिश गुड किस काम आएगी? फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा बताइए मटेरियल का फार्मूला क्या बताया आपने? मटेरियल डिवाइड बाय परचेजेस। वर्किंग प्रोसेस का वर्किंग प्रोसेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और फिनिश गुड का कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं बताई, तो वर्किंग प्रोसेस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स से। अच्छा बताइए अगर उसने परचेजेस भी नहीं बताई, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही परचेजेस अज्यूम करके तो मटेरियल रॉ मटेरियल की रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि टेक्निकली गलत है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करना है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही हम अज्यूम कर लेंगे परचेजेस है और रॉ मटेरियल की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी पहली कोशिश होगी कि हर एक की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करें रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। रॉ मटेरियल है तो परचेजेस से डिवाइड, वर्किंग प्रोसेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, फिनिश गुड है तो कॉस्ट ऑफ सेल से। लेकिन अगर ये चीजें मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर जो भी उसने क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लेंगे सबके लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स को, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने दी होगी। परचेजेस की फिगर किस लिए दी है?
और रॉ मटेरियल की रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर किस लिए दिया है? फिनिश गुड्स के लिए। और अगर क्वेश्चन में आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है तो हम वर्किंग प्रोसेस को उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे रेशियो को। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर नहीं आती आगे तो हम क्या करेंगे? इसी फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम फिनिश गुड के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स की फिगर किस लिए दिया उसने? डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल ये भी डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट, इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, रिसीवेबल रेशियो भी कह सकते हैं, ट्रेड पेएबल क्रेडिट। और इसको किससे डिवाइड करना है? परचेजेस से या कॉस्ट ऑफ गुड्स? परचेजेस से, शाबाश। तो ये सारी फिगर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वर्किंग साइकिल एज्यूमिंग 365 डेज इन द ईयर। अब असल में चूंकि हर एक के पास कैलकुलेटर होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि साल में 360 डेज हो या 365 डेज हो, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी उस वक्त साल में 360 डेज का ज्यूम किया जाता था, क्योंकि 360 डेज वो फिगर है जो सबसे ज्यादा नंबर्स में डिवाइड हो जाती है। तो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एक साल में 360 डेज को यूज किया जाता था। अभी भी अगर क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कितने दिन अज्यूम करने, आप 360 डेज भी कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर ने करनी है, उसके लिए 360 पे हो या जो 365। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर खुद से मेंशन कर दे कि साल में 365 या 360 डेज लेने हैं तो जो उसने कहा हमने वही लेने हैं। लेकिन अगर खुद से मेंशन नहीं करता तो 365 डेज के साथ कैलकुलेशन करें। क्लियर? साल में 365 दिन ही होते हैं ना। फिर कह रहे हैं ये वो बी रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर फोकस कर रहा है। लिस्ट द एक्शन दैट द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी माइट टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द साइकिल। इस साइकिल को रिड्यूस करने के लिए क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो हमें प्रॉब्लम सामने आएगी तो फिर हम एक्शन की बात करेंगे ना, सोल्यूशन की। तो पहले हमने स्टेप में क्या करना है? कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए हमारे सामने कैलकुलेशंस, हाउ टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए तीनों, मुझे बताया ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि रिटेल? कैसे पता चला? उसने वर्किंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड ये भी दिया हुआ। तो हमने इसका मतलब है जो कैलकुलेशंस करनी है, जो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है वो सिर्फ फिनिश गुड्स की मदद से करना है कि तीनों का। हालांकि एक्सपर्ट कहने का सर फिनिश गुड में वर्किंग प्रोसेस भी है, रॉ मटेरियल भी है, रॉ मटेरियल से गुजर, तो वो फिनिश गुड में है लेकिन वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल अलग से भी है, अलग से भी है। तो हमने रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस की कैलकुलेशन अलग से भी करेंगे। रॉ मटेरियल का फार्मूला क्या है? एवरेज रॉ मटेरियल। लेकिन आपको पता है कि हम कैलकुलेशन करते हुए टेक्निकली स्पीकिंग ये मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, मोस्ट एक्यूरेट। लेकिन जब एग्जाम में या वैसे क्वेश्चन करते हुए आपने कैलकुलेशन किस तरह करनी है, रॉ मटेरियल जो उस साल की, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल की रॉ मटेरियल की फिगर डिवाइडेड बाय परचेजेस। क्रेडिट को भी लिखने की जरूरत नहीं, क्यों भला? क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में उसने कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल बाइफरकेशन नहीं दी होती। अगर बाइफरकेशन दी हो तो फिर हम क्रेडिट को यूज करेंगे, लेकिन अगर बाइफरकेशन नहीं है तो सारी की सारी फिगर क्या अज्यूम करेंगे? क्रेडिट। वर्किंग प्रोसेस सेम इसी तरह। अब एवरेज को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ये हमारे फाइनेंस में यूज नहीं होगी, फाइनेंस में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे ही कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्ट करें कैलकुलेशन। फार्मूला क्लियर है? तो मुझे बताइए ईयर वन हमारा ईयर वन, इसमें हमने रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस, 108,000 डिवाइडेड बाय 518,400, 108,000 डिवाइडेड बाय 518,400 मल्टीप्लाई बाय 365, 76 डेज। आगे राउंड ऑफ करके बता दीजिएगा। 76 डेज, 76। ईयर टू की 145,800 डिवाइडेड बाय 702,000, 140। वैसे जरूरी नहीं है दोबारा कैलकुलेशन कर, आपने सिर्फ एक दफा कैलकुलेशन शो करवानी है।
आपको याद होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी हमने, बजटिंग में भी हमने क्या करते थे, एक से ज्यादा सालों की जब हमारे सामने कैलकुलेशन आती थी, एक दफा कैलकुलेशन शो करवाना हमारे लिए लाजमी होता है, उसके बाद कैलकुलेशन शो करवाना लाजमी, उससे पता चल गया हमने किस तरीके से कैलकुलेशन की है। लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं बाकी कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ईयर 2 की कैसे आई, 145 800 डिवाइडेड बाय 702,000 मल्टीप्लाइड बाय 365। क्वेश्चन में उसने खुद कहा ये कितने, 76 डेज। ये भी 76 है। ओके, ईयर 3 180,000 डिवाइडेड बाय 720,000। 180,000 डिवाइडेड बाय 720,000 मल्टीप्लाई बाय 365, 91। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। अच्छा बताइए, ईयर 1 पुराना साल है कि लेटेस्ट है? इस वक्त हम किस जगह, किस साल में खड़े हैं? ईयर 3 में। यानी यूं ना समझिए कि 91 से 76 हुआ फिर 76, ऐसे नहीं है। 76 से 76 और फिर 91, यूं चलना है हमने, ये इस तरीके से। नेक्स्ट, वर्किंग प्रोसेस डेज, क्या फार्मूला होगा? वर्किंग प्रोसेस 75,600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। नहीं है तो प्रॉक्सी के तौर पे क्या यूज करेंगे, 756,000 इंटू 365। तो ये कैलकुलेशन हमारी बनेगी 75,600 डिवाइडेड बाय 756,000 मल्टीप्लाइड बाय 365। 37 डेज, 37 डेज। अब इसी तरह आगे ईयर 2 की 97200 97200 97200 डिवाइडेड बाय 97200 मल्टीप्लाइड बाय 365, कितना है? ये भी 37। और ये 3 वर्किंग प्रोसेस 93,360 डिवाइडेड बाय 1 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वाली है 1098,360 1098,360। और ऊपर क्या है, 93360 मल्टीप्लाई बाय 365। और ये कितने, 31। कोई प्रॉब्लम? मैच हो रही है फिगर्स? आगे चलते, सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिनिश गुड्स किससे डिवाइड करना है? कॉस्ट ऑफ सेल से। 86,400 डिवाइड बाय 756,000, 86,400 डिवाइडेड बाय 756,000 मल्टीप्लाइड बाय 365, 42 डेज। और नेक्स्ट 129,600 डिवाइडेड बाय 972,000, 129,600 डिवाइडेड बाय 972,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, 49। और ईयर 3 में 142,875, 142,875 डिवाइडेड बाय 1098,360 मल्टीप्लाई बाय 365, 47 डेज। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट होगी? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365।
कॉमन ले लेंगे, फिर कुछ स्टूडेंट पूछेंगे वहां पे ये फिगर है नहीं जो यहाँ पे लिखी हुई है। नहीं, इतने बड़े लेवल पे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जरा सा, मैं चंद सेकंड बचेंगे सिर्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर टर्म ऊपर 170 to 800, 170 to 800 डिवाइडेड बाय 864,000 मल्टीप्लाइड बाय 365, 73 ईयर 2 में 259,200 डिवाइडेड बाय 1080,000, 259,200 डिवाइडेड बाय 1080,000, 88। ईयर 3 में 297,000 डिवाइडेड बाय 1188,000, 297,000 डिवाइडेड बाय 1188,000। ये कितने डेज आया? 91 डेज। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, पेबल्स को किससे डिवाइड करना है? परचेजेस से। नहीं बताया कैश है कि क्रेडिट है, सारी क्रेडिट जिम करेंगे। और इसमें एवरेज ना ले ले, नहीं फाइनेंस में एवरेज नहीं ले ले। 86,400 डिवाइडेड बाय 51840, एट सिक्स 400 डिवाइडेड बाय 518,400, और ये कितना है? 61 डेज। ईयर 2 में 105,300 डिवाइडेड बाय परचेजेस 702, 105,300 डिवाइडेड बाय 702,000, 300 डिवाइडेड बाय 702,000 मल्टीप्लाई 55, और लास्ट 126,000 डिवाइडेड बाय 720,000, 126,000 डिवाइडेड बाय 720,000, 64। हाँ, इसको हमने भूलना नहीं है काम, क्या? इसको नेगेटिव में करना। और अकाउंटेंट नेगेटिव कैसे शो करवाते हैं? ब्रैकेट्स के जरिए। अब ईयर 1 में कैलकुलेट करें टोटल कितने डेज? 167, 195, 196, यही डेज है। ये हमारा टोटल साइकिल। अच्छा, अब सबसे पहले ना इंडिविजुअल्स का मीनिंग देख लें। टोटल का मतलब क्या है कि बिजनेस का एक साइकिल स्टार्ट से लेके परचेजिंग से लेके सेल और कलेक्शन होने तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक जो सारी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, ये कितने अरसे में कंप्लीट होती हैं? 167 में। इसमें रिसीट्स भी शामिल है, इसमें पेमेंट भी शामिल है, परचेजिंग भी, सेल भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, एक्सपेंसिव भी, सब कुछ शामिल है। यानी बिजनेस अपना पूरा एक साइकिल 167 डेज में कंप्लीट कर रहा था ईयर 1 में, और ईयर 2 में 195 डेज में, और ईयर 3 में 196 डेज में। इसका मतलब यह है कि बिजनेस की पोजीशन पुअर होती जा रही है, इसका ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ता जा रहा है। यानी कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटिंग साइकिल में ऐसा फेज है जहां पे टाइम जरूरत से ज्यादा लग रहा है, हमने उसको इंप्रूव करना है। यानी हमारी कोशिश क्या होगी कि ये जो डेज हैं, हमारी अब स्ट्रेटजी क्या है? पहली स्ट्रेटजी क्या है हमारे ध्यान में आई? ये जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल है इसको रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस करना। अच्छा, अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचें, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल जो है इसको रिड्यूस करना है ना, इससे एग्री करते हैं कि रिड्यूस करना बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। क्या करना पड़ेगा आपको? मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये डेज रिड्यूस करने पड़ेंगे, या वर्क इन प्रोसेस डेज रिड्यूस करने पड़ेंगे, फिनिश गुड के डेज रिड्यूस करने पड़ेंगे, डेटर्स के डेज रिड्यूस करने पड़ेंगे, या क्रेडिटर्स के डेज बढ़ाने पड़ेंगे। ये इंक्रीज करेंगे तो ये रिड्यूस होगा।
ये स्ट्रेटजी एग्री करते हैं इससे? ये हमारी ब्रॉड लेवल की स्ट्रेटजी है कि हमने अपना ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस करना है। इसके लिए जो रेशियोज है सारी उनके डेज को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। हाँ, जो क्रेडिटर रेशियो है इसको इंक्रीज करने की जरूरत, यानी जो एसेट्स हैं वो जल्द से जल्द रियलाइज होके हमारे पास आने चाहिए, और जो लायबिलिटीज है उनमें जितना डिले हो सके करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बेस्ट पोजीशन में है। बेस्ट पोजीशन में कब आएंगे कि जितने भी एसेट्स हैं वो जल्द से जल्द रियलाइज होके हमारे पास आए, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो उससे ज्यादा से ज्यादा डिलेड, फिर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस होगा। अच्छा, अब स्ट्रेटजीज की तरफ जाने से पहले अब आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन हमने कर ली, कैलकुलेशन का पार्ट खत्म, अब हमने सोचना है। ये रॉ मटेरियल डेज, ये डेज 76, 76, 91 ये क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल इतने दिन पड़ा रहता है मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले। मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले रॉ मटेरियल हमारे पास इतना अरसा पड़ा रहता है। वर्किंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स के दरमियान, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके फिनिश गुड्स तक पहुंचने के दरमियान में जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कितना टाइम ले रहा है। जैसे फर्ज कीजिए पहले अगर हम एक गाड़ी बनाते थे, एक एसी बनाते थे, उसमें 37 डेज लगते थे। अब कितने डेज लग रहे हैं? 31 डेज लग 31 डेज लग रहे हैं। तो ये हमें क्या लग रहा है कि ये हमारे डेज कम हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक इंप्रूवमेंट अच्छी चीज। फिनिश गुड्स ये क्या बता रहा है कि जब इन्वेंट्री बन जाती है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सेल होने से पहले हमारे पास कितना अरसा पड़ी होती है? सेल होने से पहले कितना अरसा पड़े? पहले 42 डेज पड़े, अब 49, 47। ठीक है, ये 45 डेज तक इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है तकरीबन, रफली एवरेज बता रहा हूं, सेल होने से पहले। रिसीवेबल डेज क्या बता रहे हैं हमें? जब हम इनको सेल कर देते हैं तो सेल करने के बाद और कलेक्शन रिसीव होने तक कितने अरसे के लिए डेटर्स हमारे पास स्टैंड कर रहे होते हैं। यानी इन शॉर्ट डेटर्स हमें सेल करने के बाद कितने दिनों के बाद पैसे देते हैं? कितने? पहले 73 डेज में दे रहे थे, फिर 88, और अब 91 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या बता रही है कि परचेज करने के बाद, क्रेडिटर परचेज करने पे, क्रेडिट परचेज करने के बाद पेमेंट होने तक हमारे पास कितने दिन का टाइम है, हम कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हैं। परचेज करने के बाद हमारे पास कितने दिन हैं और कितने दिन के बाद हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। पहले 61 डेज में पेमेंट कर रहे थे, फिर 55 और अब 64। क्लियर? अच्छा, एक तो हमने कंपैरिजन करना है पिछले सालों के साथ अपनी परफॉर्मेंस का, लेकिन अगर पिछले सालों में फर्ज कीजिए कि ट्रेंड सेम भी है, जैसे यहां पे 76, यहां पे भी 76 होता, तो आप क्या कहते हैं कंपनी ठीक चल रही है? कि स्टिल इसको इंप्रूव करने के लिए कोई सजेशन देते हैं, स्टिल इसको इंप्रूव करने के लिए सजेशन देते हैं। ठीक है कि भाई इसको भी कम करने की कोशिश करो, इसको भी कम करने की कोशिश करो। ठीक है, 37, 37, 31 चेंज आ गया, थोड़ा देखने की जरूरत है, लेकिन अगर 37 ही होता तो आप नॉर्मल होके मुतमिन होके बैठ जाते? नहीं, इसको भी हम कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, एनालिटिकली आपसे पूछता हूं मैं, कमेंट तो हम हर एक के ऊपर करेंगे कि इस रेशियो को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, इसको किस तरीके, कमेंट हर एक के ऊपर करेंगे। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज आपको कौन से लग रहे हैं? देखिए बताइए, डेटर्स आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ज्यादा, क्यों? क्योंकि इनमें हमें पहले कलेक्शन 73 डेज में हो जाते थे, अब 91 डेज में हो रही है। इसका मतलब है डेटर से पैसे आना अब डिले हो रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं? पहले 73 डेज में पैसे, ये टाइम्स वाली कैलकुलेशन नहीं है, डेज वाली है। पहले 70, अब 91 डेज। दूसरी प्रॉब्लमेटिक रेशियो क्या? रॉ मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल के हमारे पास 76 डेज में पहले पड़ा, अब 91 डेज पड़ा होता स्टॉक। ये भी प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि ज्यादा स्टॉक बड़ा होना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा स्टॉक होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फाइनेंस का एक क्वेश्चन है छोटा सा, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में ज्यादा कैश इन हैंड शो हो रहा है, ये कंपनी की गुड पोजीशन को शो कर रहा है बैड को? हाँ, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैड पोजीशन को शो कर रहा है, क्योंकि आप कैश को सिर्फ आपने रखा हुआ है, उससे आप कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे, वो तो पड़ा पड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से आपको कैश कॉस्ट पे कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे बैंक से लोन लिया हुआ और आप उससे कोई बिजनेस नहीं कर रहे। तो ये आपके पास ये वाला कैश होना अच्छी बात नहीं है, आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं लेकिन उससे बेनिफिट कोई नहीं ले रहे। तो उसी तरह देखें, एसेट ज्यादा अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में लगा ये तो अच्छी बात है, एसेट ज्यादा है, इन्वेंटरी ज्यादा, अच्छी बात, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये आपने जरूरत से ज्यादा अपने पास स्टॉक रखा हुआ है, आपको ये कम करना चाहिए। चले बहरहाल ये दो के ऊपर फोकस, इसके अलावा कमेंट हर एक के ऊपर करेंगे लेकिन कोई ज्यादा बाकियों में बड़ी वेरिएशन नहीं है इन दो में, इसलिए इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। रिसीवेबल डेज 73 डेज में कलेक्शन होती थी, अब 91 डेज में। अच्छा, इसकी एक गुड एक जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि पहले हमने शायद अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड 75 डेज का दिया हुआ था, तकरीबन 75 डेज का दिया हुआ, अब हमने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, हमने कहा अब 90 डेज पे ले जाए क्रेडिट पीरियड, ठीक है, ये रीजन हो, लेकिन हमसे कह रहे हैं इंप्रूव कैसे करें, तो हमने उसको सजेशंस दे दिए। अच्छा, इंप्रूव करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी एक तो है रटा लगा ले, लेकिन थोड़ा सा आप लिंक कर लें इसको फार्मूला के साथ। ये फार्मूला है रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स। अब आपने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है ना, तो रिड्यूस करने का मतलब क्या, यहां तो सेल्स को बढ़ाए, नीचे वाली फिगर को इंक्रीज करें या ऊपर फिगर डाउन करें। अब जो कि रिसीवेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेल्स को तो छेड़ नहीं सकते, तो हमें इन डेज को, ऑपरेटिंग साइकिल को रिड्यूस करने के लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने कोशिश करनी है हमारा रिसीवेबल का बैलेंस कम हो। अब कैसे कम हो सकता है रिसीवेबल का बैलेंस? एक आप जो टर्म है हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड उसको रिवाइज कर दे, क्रेडिट पीरियड को डिक्रीज करते हैं और डिस्काउंट दे दें, अर्ली पेमेंट्स के ऊपर कस्टमर को डिस्काउंट दें, ठीक है। कैश सेल्स, देखिए क्रेडिट सेल्स को खत्म कर देना ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी सेल्स अल्टीमेटली इफेक्ट होंगी, तो सेल्स भी कम हो जाएंगी। इसलिए ये दो बेहतर स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी क्या बताई आपने कि क्रेडिट पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाए, दूसरी अर्ली पेमेंट्स पे डिस्काउंट दिया जाए। हाँ, इसके कुछ आप साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप क्रेडिट पीरियड को रिड्यूस करते हैं तो हो सकता है सेल्स कम हो जाए। इसी तरह अगर आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, एक आप हो सकता है आप अपने हो सकता है कलेक्शन प्रोसीजर्स आपके वीक हो, आप सेल करने के बाद कस्टमर्स को फॉलो अप ही ना करते हो, कस्टमर को फॉलो अप करना पड़ता है ना, तो आपके जो सिस्टम है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटर्स वो भी वीक हो सकता है, उसको भी इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन याद रखें, जब कभी सिस्टम को इंप्रूव करने की बात आती है ना, उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको फर्दर स्टाफ हायर करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने यानी दो चीजें डिस्कस की, एक ये कि इस रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। दो बड़ी स्ट्रेटजीज आपने बताई, पहली क्या, क्रेडिट पीरियड रिड्यूस कर दे, और दूसरा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, और तीसरी एक और भी, सिस्टम इंप्रूव करे कलेक्शन का। ये तीन आपने स्ट्रेटजी बताई, लेकिन इन स्ट्रेटजी के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, क्रेडिट पीरियड जैसे कम करें तो हो सकता है आपकी सेल डाउन चली जाए, डिस्काउंट और से आपका एक्सपेंस बढ़ेंगे, और इसी तरह अगर सिस्टम को इंप्रूव करते हैं उससे भी एक्सपेंस बढ़ेंगे। यानी हमने स्ट्रेटजी भी बताई, और उस स्ट्रेटजी के बाद जो हमें कुछ फेस करना पड़ सकता है वो भी बता दिया, ताकि हम अलर्ट रहें। क्वेश्चन में दोनों पूछ सकता है, स्ट्रेटजी बताओ और इस स्ट्रेटजी के में कोई वीकनेसेस हैं, कोई इसकी कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस कर दो। रिसीवेबल डेज क्लियर हो गया। चलिए, स्ट्रेटजी इसकी हमने सीखी, दो चीजें सीखी, ध्यान में रखिएगा इंटरप्रिटेशन, स्ट्रेटजी के कैसे इंप्रूव किया जाए, और दूसरा उस स्ट्रेटजी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं।
नेक्स्ट पेबल की बात कर लेते हैं, नहीं पहले चले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल इसका मतलब ये है कि डेज बढ़े, इसको हम कम करना चाहते हैं। इसको कम करने के लिए ये फार्मूला है, मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस। किसको कम करना चाहिए? अब मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, तो हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, रॉ मटेरियल को कम करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी जो क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं हम वो कम कर देनी चाहिए। जैसे एक सिस्टम होता है जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम सिस्टम सुना कभी आपने, कि जैसे इन्वेंट्री की जरूरत पड़ी है उसी वक्त मंगवाए, ज्यादा ना रखें। तो हम अपना जो होल्डिंग क्वांटिटी है इन्वेंट्री की वो हम कम कर सकते हैं, वो हमें कम करनी चाहिए। और सप्लायर के साथ अरेंजमेंट करके क्विक डिलीवरी को इंश्योर करना चाहिए, कि बजाय ये कि हम अपने पास 90 दिन की इन्वेंट्री रखें, हम अपने पास 30 या 40 दिन की इन्वेंट्री रखें और सप्लायर से कहें भाईजान जरूरत के वक्त आपने ना जल्दी जल्दी डिलीवरी कर देंगे इन्वेंट्री की। क्लियर? ठीक है, तो हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने नोट्स प्रोवाइड करने हैं और मैंने अपने पास रिम ला के रखे हुए हैं। अब रिम मैंने 90 डेज का स्टॉक रखा हुआ है कि 90 डेज तक मैं परचेज ना भी करूं तो मेरा काम चल जाएगा, और मैं इसी 90 डेज के स्टॉक के साथ चलता हूं। आप क्या रिकमेंड करते हैं मुझे इसको इंप्रूव करने के लिए? कि सर ये 90 के बजाय 30 डेज कर लें। हाँ, ये है कि अपने सप्लायर से बात करें कि जब भी वो फोन हम आपको उनसे ऑर्डर करें ना, वो 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी कर दे, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर डिलीवरी कर दे। इस स्ट्रेटजी में क्या नुकसान हो सकता है? कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम कम मंगवाएंगे। कॉस्ट ज्यादा नहीं, कॉस्ट कैसे होगी, बल्कि कॉस्ट तो ज्यादा स्टॉक रखने पे है, कॉस्ट तो इस वक्त ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट। हाँ, जो डिस्काउंट देता है, ये बात, जो बल्क डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो हमें लॉस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ना, अब हमारा सिलेबस यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, वरना जो एडवांस लेवल पे ना वो कैलकुलेशन भी शो करवाते हैं, कहते हैं बताइए आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी और अगर क्वांटिटी कम करें तो होल्डिंग कॉस्ट में सेविंग कितनी हो रही है और बल्क डिस्काउंट कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है। यानी कॉस्ट और बेनिफिट उन पढ़ा हुआ आपने कॉस्ट में, हाँ, दोनों को कंपेयर करके फिर हमने डिसीजन करना होता है। अभी तो हम सिर्फ सजेशन थ्योरेटिकली दे रहे हैं ना, अगर हमें इसको न्यूमेरिकली भी एडवांस लेवल करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं, एमएफए में उसने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। चलिए, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी आपके पास है? प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है, एक तो ये है ना कि हमें डिस्काउंट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दूसरा ये कि हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन करने के जब आप कम करें, ये मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूं स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी क्या है? कम कर, स्ट्रेटजी में और उसके साइड इफेक्ट में फर्क आपके जहन में होना चाहिए। कम करना ये स्ट्रेटजी है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? जो आप हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको मटेरियल चाहिए हो, आपने कम रखा था और अब उनके पास प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, रुकी हुई प्रोडक्शन क्यों स्टॉप है जी? मटेरियल नहीं है, मटेरियल ऑर्डर दिया है और आ रहा है, तो इसलिए ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। क्लियर? रहा मटेरियल का वर्क इन प्रोसेस, ये क्या बता रहा है हमें? वर्क इन प्रोसेस के टोटल मैन्युफैक्चरिंग पीरियड कितना टाइम ले रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड हमारा कितना टाइम ले रहा है। अच्छा, अब ये वैसे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हम इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं किसी तरीके से। किस तरीके से कर सकते हैं? लेबर से, स्किल्ड लेबर को हायर करके, जो एफिशिएंट हो, एफिशिएंट लेबर हायर करके, या एग्जिस्टिंग लेबर की ट्रेनिंग करके, या एग्जिस्टिंग लेबर को मोटिवेट करके कि अगर आप इतना प्रोडक्शन लेवल अचीव करेंगे जल्दी तो फिर आपको बोनस मिलेगा। न्यू मशीन से क्या फायदा होगा? न्यू टेक्नोलॉजी से वो जल्दी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी, वेस्टेज भी कम होगी न्यू मशीनरी से। लेकिन इस स्ट्रेटजी तो अच्छी बताई है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है क्या? कॉस्ट ज्यादा हायर करने पड़ता है, मशीन बाय करने को ओवर टाइम भी देना है, अगर आपने मोटिवेट करने के लिए लेबर को, उसके लिए भी हायर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी आपको। ये वर्किंग प्रोसेस क्लियर? फिनिश गुड, फिनिश गुड्स में बताइए, ये 42 डेज पहले इन्वेंट्री होल्ड,
इसका मतलब क्या है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास अब 47 डेज, मैन्युफैक्चर होने के फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद सेल होने तक 47 डेज का फर्क है। 42 से 47 यानी बढ़ गया, ये स्लाइटली नेगेटिव साइड पे जा रहा है। क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं बिल्कुल इसको बढ़ाने के लिए, और डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को, शाबाश। हाँ, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, नुकसान क्या हो सकता है इस स्ट्रेटजी का? आप कह रहे हैं कि सर एडवर्टाइजमेंट करें, डिस्काउंट ऑफर करें, कॉस्ट एंकर करना पड़ेगी आपको, डिस्काउंट से एक्सपेंस ज्यादा आएगा, शाबाश। स्ट्रेटजी में और उसके साइड इफेक्ट्स में दोनों में फर्क आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, और दोनों को लेदर हेडिंग के साथ आपने बताना है, मिक्स नहीं करना, वरना समझ नहीं आएगा कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव चीज है। पेबल्स बताइए पॉजिटिव 60, पहले हम 61 डे, अच्छा पेबल का तो बढ़ रहा है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है या स्लाइटली नेगेटिव? स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे? अब जेब में सोचे कैसे करना पड़ेगा। अब आप इस क्रेडिटर की फिगर को पेबल की फिगर को बढ़ा दें, कैसे बढ़ाएंगे? पेमेंट ना करके पेमेंट्स को डिले कर दें, पेमेंट्स को डिले कर दें, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट परचेजेस कम कर देना, ये तो उल्टा नुकसान की बात है कि हम बजाय ये कि डिले करने के अभी के अभी सारी पेमेंट कर रहे हैं, उससे डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं, लेकिन हम चलेंगे, पहले इसको इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए इस क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? पेमेंट्स को डिले करते हैं, पेमेंट्स को, भाई ये स्ट्रेटजी है ना, पेमेंट्स को डिले करेंगे, डेज ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट है? गुडविल लॉस, किसकी गुडविल लॉस हो जाएगी? हमारी कंपनी की गुडविल लॉस होगी, और क्या हमें हायर प्राइस, हाँ वो जो बल्क डिस्काउंट मिलता है या कैश डिस्काउंट, अब तो कैश डिस्काउंट कहना चाहिए, अगर अर्ली पेमेंट्स में जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो भी हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमारी रेपुटेशन फैक्ट हो जाएगी, ये पार्टी पेमेंट नहीं करती, वादे करती रहती है, डर खाती रहती है, पेमेंट नहीं टाइम पे करते। सप्लायर हो सकता है हमें हायर प्राइस चार्ज करे इस बात के, या हो सकता है हमें माल सप्लाई करने से इनकार कर दे, भाई आप इतने फेरे लगवाते हैं, वो हम इधर इसी चक्कर में, कलेक्शन के चक्कर में बड़े रहते हैं, बिजनेस कब करें, हम आपको माल सप्लाई नहीं कर रहे, कैश में ट्रांजैक्शन करनी है तो करें, वरना नहीं। तो ये इसकी कुछ स्ट्रेटजीज के साइड इफेक्ट है। तो अब आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? कैलकुलेशन कल सीख चुके थे, आज कैलकुलेशन की रिवीजन की हमने, और फिर इस कैलकुलेशन की मदद से हमने स्ट्रेटजी बनाना सीखा कि हम हाँ क्या किस तरीके से इस ऑपरेटिंग साइकिल को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जहन में रखिए, स्ट्रेटजी आपने ओवरऑल नहीं बतानी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम है इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मैनेज करने का। ये जो हमने सीखा कि कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर जी? हाँ जी बिल्कुल, रिसीवेबल में अगर इसको इंप्रूव करने के लिए आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो जो इस स्ट्रेटजी के साइड इफेक्ट्स हैं या डिसएडवांटेज में ये लिख सकते हैं कि डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं जी जी। अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछे कि आप ईयर 2 और ईयर 3 की बेस पे कंपैरिजन करें, क्या फिर एवरेज ले सकते हैं? मेरी सजेशन है ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई बात होती है तो आईकैप अपनी जो एग्जांपल दिया उसमें वो एवरेज की फिगर कैलकुलेट करके हमें एग्जांपल के तौर पे कह रहा था कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन करो, नहीं, उसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन में डूब जाएंगे, एवरेज फिगर कैलकुलेट करते रहेंगे, हालांकि उसका असल मकसद क्या होता है वाला? एनालिसिस करवाना, ट्रेंड वही आएगा। इसलिए अगर वो इसमें हमें ईयर 1 और ईयर 2 और ईयर 3 का भी पूछता फॉर एग्जांपल, या ईयर 1 2 साल का पूछता है, आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टिल मेरी सजेशन है क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे ही कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आज इसी क्वेश्चन को आपने कल दोबारा कीजिए, और अब इसकी स्ट्रेटजी भी आपने लिखनी है, ठीक है। यूं आप अपनी होम असाइनमेंट समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन को रिपीट में, क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 1, लेकिन पहले पार्ट ए था, अब इसके साथ पार्ट बी भी आपने करना, ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ। और
प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके दो दो क्वेश्चन जरूर करने हैं। ये आपकी होम असाइनमेंट समझ, ये भी होम असाइनमेंट। वीकेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।